नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। आपको बता दें कि रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की बड़ी खबरों की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात करते हैं टॉप 10 हेडलाइंस की। और आज की 10 वो बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी जकार्ता में रणनीतिक साझेदारी के नए अध्याय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बात होगी मिशन उत्तर प्रदेश की। संगठन, सरकार और रणनीति की क्या तैयारी है, भाजपा ने अपनी बिसात बिछा दी है। चुनाव को लेकर की क्या तैयारी, इस पर पूरी जानकारी देंगे। साथ ही अकाल तख्त बनाम पंजाब सरकार की बात होगी, क्योंकि भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी है बताएंगे आपको। इसके साथ ही बात मानसून की भी करेंगे, क्योंकि राहत भी है और आफत भी है। मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है तो बारिश जो है वो चुनौती भी बनी है। इसके बाद बात करेंगे ग्रामीण विकास को नई रफ्तार की। कैसे विकसित भारत जी राम जी जो लाया गया, उसकी बात जो पहली किस्त जारी की गई है उससे कैसे प्रगति को बढ़ाया जा रहा है ये बताएंगे। इसके साथ ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर सच की टेस्ट ड्राइव आपको बताएंगे। साथ ही महादेव के द्वार आस्था अपार, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से बताएंगे इस खबर की पड़ताल भी। साथ ही राम मंदिर दान प्रकरण पर ट्रस्ट की बैठक पर अब सभी की नजरें हैं। बताएंगे आपको किस तरीके से जांच जारी है और किस तरीके से सियासत जारी है। बात करेंगे खामेनाई के आखिरी सलाम की भी, क्योंकि मातम भी है और मुकाबला भी है। तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। साथ ही फुटबॉल विश्व कप में अब करो या मरो की स्थिति है। बताएंगे आपको इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी हुई खबर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर 10 की और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। बदलते वैश्विक हालात के बीच यह दौरा भारत के रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विदेश यात्रा की पूरी तस्वीर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 6 से 8 जुलाई को प्रधानमंत्री का इंडोनेशियाई दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को तो मजबूत करेगा ही, लेकिन किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसकी दिशा में भी एक निर्णायक कदम साबित होगा, ये हम देखेंगे इस दौरे के जरिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य के साझेदारी के एजेंडे पर भी चर्चा करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है। उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों से लेकर आधुनिक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक फैले हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जहां उनके स्वागत की व्यापक तैयारियां हैं। इसके अलावा वे योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का सशक्त प्रतीक माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक तो हैं ही, लेकिन किस तरह से साझी संस्कृति और समुद्री सुरक्षा के साझा हितों की एक तस्वीर पेश करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए ये दौरा दोनों देशों में, जब हम बात करते हैं समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। मिशन यूपी सत्ता बचाने की तैयारी भी और जीत का नया गणित भी।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। लखनऊ में संगठन, सहयोगी दल और सरकार तीनों एक ही मंच पर दिखाई दिए। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, 2027 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की बिसात बिछाने का है। यूपी की सियासत में चुनावी बिगुल अब साफ सुनाई देने लगा है और इसी बिगुल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन यूपी को पूरी रफ्तार दे दी है। संगठन की मजबूती से लेकर सत्ता के संदेश तक हर मोर्चे पर सियासी गणित साधा जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी दौरा राजनीतिक हलचल को और तेज कर गया है, जहां विकास के दावों और विपक्ष पर हमलों के बीच माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों को घेरा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की चिंता यही है कि जिस तबके को ये जाति के नाम पर बांटते थे, वर्ग के आधार पर विभाजित करते थे, डबल इंजन की सरकार ने अपने के साथ जोड़ने का काम किया है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एनडीए के भीतर तालमेल, आगामी चुनाव रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठकों का यह सिलसिला सिर्फ संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि चुनावी संदेश भी है। बीजेपी ने मिशन यूपी का रोड मैप सामने रख दिया है। अब मुकाबला रणनीति, संगठन और जन समर्थन तीनों मोर्चों पर होगा। पंजाब में शुरू हुआ एक विवाद अब धार्मिक और संवैधानिक विमर्श का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित विवादित वीडियो, बेअदबी कानून और अकाल तख्त की आपत्तियों ने इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। अमृतसर में हुए पंथक सम्मेलन के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब परिसर स्थित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में आयोजित पंथक सम्मेलन में विभिन्न सिख जत्थेबंदियों, धार्मिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों ने आगे की रणनीति पर विचार किया। सम्मेलन में श्री अकाल तख्त साहिब के निर्णयों के समर्थन, भविष्य की धार्मिक और कानूनी कार्रवाई तथा सिख गुरुओं के कथित अपमान पर कड़ा ऐतराज जताया गया। अब आपको बताते हैं कि भगवंत मान विवादित वीडियो मामले में अब तक क्या क्या हुआ। अकाल तख्त ने बेअदबी पर मौजूदा कानून पर विरोध जताया। अकाल तख्त ने बेअदबी की परिभाषा और नए संशोधनों पर असहमति जताई। अकाल तख्त की मांग पर एसजीपीसी ने समर्थन जताया। सिख विधायक अकाल तख्त के सामने पेश हुए। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि कथित वीडियो फर्जी है और उसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति वे नहीं है। अब आपको बता दें कि इस विवाद के बाद पंजाब का बेअदबी कानून भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। 13 अप्रैल को सर्वसम्मति से पारित गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पर अकाल तख्त ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इसे सिख पंथ से पर्याप्त परामर्श के बिना तैयार किया गया। अकाल तख्त ने पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए अधिनियम में सुझाए गए संशोधन शामिल करने के लिए 1 माह का समय भी दिया था। विवादित वीडियो और बेअदबी कानून, इस पर उठे सवाल अब राजनीति से आगे बढ़कर कानूनी और धार्मिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सरकार और अकाल तख्त के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मॉनसून ने पूरे देश भर में दस्तक दे दी है, लेकिन इसकी तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं। कहीं तपती धरती से राहत मिली है, तो वहीं कहीं जनजीवन की चुनौतियों को भी बारिश ने बढ़ा दिया है। माया नगरी मुंबई में पानी पानी है और वहीं दिल्ली एनसीआर ने राहत की पहली बारिश महसूस की। शनिवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार थाम दी है। कई इलाकों में 24 घंटे के भीतर 250 से 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। निचले इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें पानी में डूब गईं और कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। समुद्र में ऊंची ज्वार की चेतावनी के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं जारी हैं। कुछ चीजें हैं वो केवल मुंबई के एरिया में नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो मानसून का आगमन हुआ है उसके चलते कुछ समय के लिए भी ट्रेन दिख रही है। बाकी सभी ट्रेनों का जो संचालन है वो नॉर्मल रूप से अभी भी चल रहा है।
मुंबई ही नहीं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल में भी रेड अलर्ट जारी है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक ने भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों तक भी मानसून तेजी से पहुंच जाएगा। कहीं मानसून राहत का काम कर रहा है तो कहीं चुनौतियों को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की दी हुई चेतावनियों पर नजर और प्रशासन की दी हुई सलाह का पालन करना ही सबसे बड़ा बचाव का काम है। विकसित भारत के संकल्प को गांव तक पहुंचाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। जी हां, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बीबीजी रामजी योजना की समीक्षा की। साथ ही इस योजना के लिए लगभग 25,000 करोड़ की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ योजना की समीक्षा की और पहली किस्त जारी की। उन्होंने कहा कि ये राशि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगी। मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी और 300 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। डिजिटल उपस्थिति, जियो टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं से पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। बीबीजी रामजी योजना का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती देना भी है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ का भारी निवेश प्रस्तावित है, जो प्रति पंचायत स्थानक करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को सुनिश्चित करेगा। रील पोस्ट ऑफ फॉरवर्ड और देखते देखते अफवाह बन जाती है सच। इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर भी ऐसे कई दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच इथेनॉल ब्रांडिंग आपकी गाड़ी के लिए खतरा है या फिर सोशल मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम? इंटरनेट पर गाड़ियों के खराब होने और इंजन में पानी आने की बात कही जा रही है, तो कहीं पर्यावरण को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। लेकिन रील और फॉरवर्डेड मैसेज के इस दौर में सच कहीं पीछे छूट गया है। सबसे पहला सवाल और बड़ा भ्रम तो ये है कि क्या E20 फ्यूल से इंजन खराब हो जाएगा और कार की वारंटी और इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा? तो सच ये है कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार और देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी ARAI ने बिल्कुल साफ किया है कि कारों पर 40,000 किलोमीटर और 2 व्हीलर्स पर 20,000 किलोमीटर के कड़े ट्रायल के बाद ही इसे मंजूरी दी गई है। और रही बात वारंटी और इंश्योरेंस रद्द होने की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ किया है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर गाड़ी की वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं फ्यूल टैंक में पानी आने की अफवाह पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गाड़ियों और पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड टैंकों में पानी को रोकने के लिए एडवांस सेफ्टी गियर और सिलिका जेल ट्रैप लगे होते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े भ्रम पर, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। असल में एथेनॉल प्लांट्स में प्रति लीटर सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक यूनिट्स में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक भी अपनाई जा रही है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर वायरल दावा सच नहीं होता। इथेनॉल ब्रांडिंग को लेकर तस्वीर वैज्ञानिक परीक्षण और तकनीकी तथ्यों से ही साफ होता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले तथ्य और अफवाहों के बीच फर्क समझना जरूरी है। हर हर महादेव, यही उद्घोष इन दिनों हिमालय की वादियों में गूंज रहा है।
एक ओर देवभूमि उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हुआ है, तो दूसरी ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के टनकपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 51 श्रद्धालुओं के इस पहले जत्थे में युवा भी हैं और वरिष्ठ श्रद्धालु। टनकपुर पहुंचने पर यात्रियों का पारंपरिक कमाऊनी संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यात्रा को सुरक्षित, सुगम और श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री उसकी यात्रा अच्छी से हो। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र जो भारत के पहले गांव हैं उन गाँवों को भी टच करती है। उधर जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। 6,721 श्रद्धालु 291 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर बढ़े। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं नुनवान बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और सभी संबंधित एजेंसीज सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। महादेव के इन दोनों धामों का रास्ता केवल पर्वतों से नहीं बल्कि आस्था और विश्वास से होकर गुजरता है। सरकार का फोकस जहां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से स्थानीय उत्पाद खरीदकर सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने की भी अपील की है। यानी शिव भक्ति के साथ स्थानीय विकास का संदेश इन यात्राओं का अहम हिस्सा बन गया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर हलचल तेज है। एक तरफ जांच की पड़ताल तेजी से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक अहम बैठक सोमवार को होने जा रही है। ऐसे में मामले को लेकर सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। 6 जुलाई को मणिराम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में चढ़ावा मामले की जांच कर रही SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि ये ट्रस्ट का आंतरिक विषय है और बैठक में जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। राम निवास यहाँ का सदस्य का मामला हमारे सदस्य निर्णय देंगे, हमारे लिए ही मान्य होगा। बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा भी शामिल है। उधर अयोध्या के संत समाज का एक वर्ग चंपत राय के समर्थन में सामने आया है। राम कचहरी में हुई बैठक में संतों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अपना पक्ष रखा। SIT जांच कर रही है और SIT जांच करने के मांग करने वाले आदरणीय चंपत राय जी हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जांच क्यों मांग करेगा अगर वह दोषी होगा तो? इधर कथित चढ़ावा गबन मामले की जांच भी तेज हो गई है। जांच अधिकारी और अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने जिला जेल पहुंचकर मामले में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट की अहम बैठक सोमवार को होने जा रही है। ऐसे में जांच की कार्रवाई और ट्रस्ट के फैसलों से ये साफ हो जाएगा कि घटनाक्रम की असली वजह क्या थी। और इसी के साथ रिपोर्टर 10 में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। देखते रहिए रिपोर्टर 10। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। तैयार है, बिल्कुल तैयार है।
घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टेड 10 और रिपोर्टेड 10 में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ईरान की। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा पहले तेहरान और उसके बाद एक तरीके से कोन करबला और फिर नजफ से होकर गुजरेगी। आखिर में 9 जुलाई को मशहद में सुपर्दे खाक किया जाएगा उन्हें। ये रिपोर्ट देखिए। नम आंखों के साथ ईरान के लोग अपने चहेते नेता सुप्रीम लीडर अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी ईरान और अमेरिका की तू-तू मैं-मैं की जुबानी जंग जारी है। ट्रंप लगातार खामनेई के अंतिम संस्कार का मजाक बना रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। ट्रंप के पास न सभ्यता है, न इतिहास, न ही सम्मान। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम का रविवार को तीसरा दिन रहा। रविवार को तेहरान की केंद्रीय मस्जिद के परिसर में हजारों लोगों की मौजूदगी में खामनेई और उनके परिवार के 4 लोगों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई। खामनेई के 3 बेटों ने प्रार्थना की, लेकिन उनके उत्तराधिकारी मुश्तबा खामनेई नदारद रहे। देश की सबसे वरिष्ठ धार्मिक शख्सियतों में से एक जाफर सुबहानी ने इस प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुट रहे हैं। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे लगाए। तेहरान में 3 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में अब तक 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो चुके हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से सनसनी मचाए रखी। वहीं ईरान की ओर से भी ट्रंप को लगातार प्रतिवाद मिल रहा है। दूसरी तरफ होर्मुज में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। समुद्री निगरानी कंपनी विंडवर्ल्ड के मुताबिक IRGC की नौकाओं की गश्त और रेडियो चेतावनी के बाद 6 मालवाहक जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। एक और अंतिम विदाई का गम तो दूसरी ओर जुबानी जंग। तेहरान में लाखों लोगों की मौजूदगी, बदले के नारे और हॉर्मुज की गतिविधियां। संकेत साफ हैं, हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों देशों के बीच जारी ये जुबानी जंग खत्म होती है या इसका असर पश्चिमी एशिया और वैश्विक स्थिरता पर एक बार फिर पड़ने वाला है। रिपोर्टर 10 में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टर 10 और आइए बढ़ते हैं आगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 5 जुलाई को यानी कि आज राउंड ऑफ 16 के 2 सबसे बड़े रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे पहला मैच ब्राजील और नॉर्वे के बीच होगा, जिसमें एर्लिंग हॉलैंड एक्शन में नजर आने वाले हैं, जबकि दूसरा मुकाबला मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मैक्सिको अब तक टूर्नामेंट में अपराजित है, वहीं इंग्लैंड को आखिरी मैच में हैरी केन ने 2 गोल दागकर धड़कन रोक देने वाले मैच में जीत दिलाई थी। इन दोनों मैचों की विजेता टीम्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। ऐसे में चारों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। अब बात उस दौर की जहां नाम नहीं सिर्फ खेल चलता है, जहां एक गलती और विश्व कप का सफर खत्म। आज राउंड ऑफ 16 में मैदान पर उतरेंगे 2 दिग्गज और 2 बड़े दावेदार, जहां एक तरफ ब्राजील के सामने होगी नॉर्वे की चुनौती, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड से होगी मैक्सिको की टक्कर। मजबूत की थी, लेकिन इतिहास उसके पक्ष में नहीं है। ब्राजील आज तक नॉर्वे को विश्व कप या किसी भी आधिकारिक मुकाबले में हरा नहीं पाया है। 4 मुकाबलों में 2 ड्रॉ रहे और 2 जीत नॉर्वे के नाम रही। ऐसे में फिर सबकी निगाहें 5 गोल दाग चुके नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड पर होंगी, जबकि ब्राजील अपने अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर इतिहास बदलने उतरेगा। उधर मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम में इंग्लैंड और मेजबान मेक्सिको के बीच भी जबरदस्त मुकाबला होगा। यही वो मैदान है जहां 1986 में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार आज भी इंग्लैंड के फुटबॉल इतिहास का दर्दनाक अध्याय मानी जाती है। इस विश्व कप में हॉलैंड ने मुश्किल हालात से निकलकर दमदार वापसी की है। कांगो के खिलाफ कप्तान हैरी केन के आखिरी 15 मिनट में किए गए 2 गोल टीम को यहां तक लेकर आए हैं, लेकिन मेक्सिको का रिकॉर्ड भी किसी किले से कम नहीं। टीम ने इस विश्व कप में अब तक एक भी गोल नहीं खाया है और एस्टेका में विश्व कप का कोई भी मुकाबला कभी नहीं गंवाया। ऐसे में घरेलू दर्शकों का जोश और इतिहास का भरोसा उसके सबसे बड़े हथियार होंगे। आज सिर्फ 2 मुकाबले नहीं खेले जाएंगे, बल्कि 2 इतिहास भी लिखे जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ब्राजील नॉर्वे के खिलाफ अपना सूखा खत्म कर पाएगा और क्या एज़टेक का किला मेक्सिको के ही नाम रहेगा? जवाब मिलेगा विश्व कप के इन 2 हाई वोल्टेज मुकाबलों में। तो एक तरफ इंडोनेशिया से शुरू हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा महत्वपूर्ण है, तो वहीं मिशन उत्तर प्रदेश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत में जहां मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं विकसित भारत जी राम जी की पहली किस्त जारी कर सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने का प्रयास किया है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ, तो वहीं राम मंदिर के चढ़ावे पर अब सभी की निगाहें जांच के परिणाम पर टिकी हैं। साथ ही फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले के लिए भी फुटबॉल प्रशंसक उत्साहित हैं। इसी के साथ आज रिपोर्टर 10 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।